ग्वालियर चंबल में जल तांडव के बाद बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए जनप्रतिनिधि सहित समाज सेवी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एकता परिषद के संस्थापक पी.वी. राजगोपाल राज भैया ग्वालियर जिले के भीतरवार पहुंचे, जहां उन्होंने खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत करते हुए कहा कि जल, जमीन, जंगल के साथ साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए अंतिम छोर तक एकता परिषद लड़ेगी। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ से ग्वालियर चंबल संभाग सहित कई जिले बाढ़ की चपेट में आए, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री व कई मंत्री, विपक्षी दल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का दौरा हुआ। उसी दौरान पिछले कई दिनों से एकता परिषद के संस्थापक पी.वी. राजगोपाल राजा भैया भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ की चपेट में आए परिवारों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द को व ज़मीनी हकीकत नुकसान का जायज़ा लेने गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर जिले की तहसील भीतरवार क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त ग्रामों का दौरा करने पहुंचे एकता परिषद के संस्थापक पी.वी. राजगोपाल राजा भैया ने खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभागीय हेड इमरान खान के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई अभी तक जल, जंगल, जमीन के लिए होती थी, लेकिन अब बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए भी हम अंतिम छोर तक लड़ेंगे। जैसे कि पूर्व में ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ पीड़ित से हो रहा है और बाढ़ पीड़ितों के लगातार कहीं ना कहीं दौरे राजनेताओं के होते नज़र आ रहे थे आपको। और आज एकता परिषद के संस्थापक श्री बी.पी. राजगोपाल जी राजा भैया के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जो कि एकता परिषद के संस्थापक हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। और पिछले कई दिनों से वो ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ पीड़ितों के दौरे पर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और आदिवासी परिवारों से भी मिल रहे हैं। तो आखिरकार हम राजा साहब से जानेंगे किस तरह का नुकसान क्षेत्र में उनको देखने को मिल रहा है और सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया जा रहा है वो किस तरह से दिया जा रहा है, किस तरह की उनकी मांग है और आखिरकार एकता परिषद की क्या मदद एकता परिषद के द्वारा लोगों को पहुंचाई जा रही है। तो सर, आपका खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एकता परिषद ने भीतरवार क्षेत्र काफ़ी बाढ़ में पीड़ित रहा है और आपका दौरा रहा है। पिछले कई दिनों से बाढ़ पीड़ितों के दौरे पर हैं। किस तरह की आपको ग्रामीण क्षेत्रों में और बाढ़ से पीड़ित लोगों को किस तरह का नुकसान देखने में आ रहा है? मैं अभी शिवपुर, शिवपुरी, गुना, दतिया, मुरैना पार करके यहाँ भीतरवार आया हूँ आज। तो जो तस्वीर नीचे दिखाई पड़ रहा है वो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कुछ गांव में तो सब कुछ चला गया है। अब वो इतने साल से तकलीफ़ से लोग अपना बर्तन बाड़ा और अनाज सब इकट्ठा करते हैं, तो एक बाढ़ में सब कुछ चला गया है, घर गिर गया है, तो नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन नुकसान होने के साथ साथ किस किस एरिया को लेके अभी मुझे चिंता है। एक तो है बच्चे डर गए कि इस इतना बड़ा त्रासदी उन्होंने कभी देखा नहीं, रात को उठा के भगा रहे हैं वगैरह। तो एक प्रकार जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है बच्चों को, उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है, नहीं तो बड़े होते होते उनके अंदर भय और पैदा होगा। जैसे सुनामी आने के बाद समुद्र के किनारे रहने वाले लोग बहुत दिनों तक सोए नहीं, ऐसी एक स्थिति है। दूसरा एक चिंता है कि ये जो बाढ़ जो आए हैं उसके पीछे सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, तालाब है, नहर है, नाला है, वो सब कब्जा हो गया, ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए पानी का जो रुकने का जगह है वो ख़त्म हो गया। तो अगले साल भी आ सकता है बाढ़ बार बार आएगा, क्योंकि आपने जिसको अंग्रेज़ी में कॉमन्स कहते हैं, सार्वजनिक संपत्ति पर प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर लिया, खास करके पानी का जो जगह है, तालाब जैसी चीज़ें। तीसरी बात, अभी इमीडिएटली लोगों का फसल ख़राब हो गया है। जिसके पास ज़मीन है वो एक बार दो बार फसल नष्ट होने के बाद अब उनके पास बीज भी नहीं रहा, भूसा भी नहीं रहा, घर में कुछ भी नहीं रहा। तो इन लोगों को अपने पैर में दोबारा खड़ा होना हो तो सरकार के ज़बरदस्त मदद की आवश्यकता है, बड़ी मदद की आवश्यकता है। तो अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें, इसको टालने का कोशिश न करें कि अच्छा जितना कम से कम दे के छुट्टी कर सकें लोगों को। ये सोचने के बदले सरकार का मुख्य काम यही है कि जनता परेशानी में है और परेशान जनता को मदद करने के लिए सरकारों का निर्माण हुआ है इस दुनिया में। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और एक एक परिवार को देखें कि उनको क्या नुकसान हुआ है, उसको दोबारा पैर में खड़ा करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस कहते हैं इसको, जिम्मेवारी पूर्वक चलाने की सरकार
व्यवस्था चलाने की जो प्रक्रिया है उसकी ओर जाने की ज़रूरत है। नहीं तो मानसिक रूप से भी लोग पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से भी पीड़ित है। तो इस समय उनके साथ खड़ा होना है। एकता परिषद वही कर रहे हैं। एकता परिषद के पास बहुत कुछ देने को नहीं है, लेकिन इमीडिएटली उनके घर में चूल्हा जले, उनका मनोबल बढ़े और उनके मुद्दों को लेके हम सरकार से बात करें। उस दृष्टि से जो सामाजिक काम का जो पहलू है उसको एकता परिषद देख रहे हैं। सर, जैसे कि ग्वालियर चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले और भी जिले हैं जहाँ बाढ़ आई है। आदिवासी परिवारों की अगर मैं बात करूँ, जिसके लिए एकता परिषद हमेशा से लड़ती आई है, तो ऐसे कितने आदिवासी परिवार होंगे जो बाढ़ की चपेट में आए? हजारों आदिवासी परिवार चपेट में आए हैं। खास करके हमको ये समझना है कि आदिवासी लोग इनको खदेड़ खदेड़ के हमने नदी के किनारे पहुंचा दिया है, नाले के किनारे पहुंचा दिया, उनका अच्छे ज़मीन से उनको बाहर कर दिया है। तो जहां बाढ़ आए उन्हीं के घर के सामने आया, तो उनके घर में ही पहले असर हुआ। अब जैसे रेशम कॉलोनी है, रेशम कॉलोनी शिवपुर में है, तो रेशम का एक धंधा था वहाँ, एक कंपनी था। कंपनी तो बंद हो गया, उस समय बसा आया, लेकिन वो नदी के किनारे बसा है तो वही बसे हुए हैं। तो बहुत सारे आदिवासियों की स्थिति ऐसा है कि वो इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और उनके पास अब कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों को मदद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जिला प्रशासन नहीं है, तो उन लोगों को मदद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जिला प्रशासन श्योपुर से, कल जिला प्रशासन ग्वालियर सबसे बात किया हूँ कि इन लोगों को प्राथमिकता पर, अब जैसे मलाह है हमारे चंबल के किनारे, हज़ारों परिवार है। चंबल नदी में बाढ़ आए तो वही विक्टिम है, उन्हीं के ऊपर परेशानी है। तो इनको सबको एक तो ऊंचाई पर ले जाकर बसाने की जिम्मेवारी, इनको सबको ज़मीन देने की जिम्मेवारी, ये सब सरकार को निभाना चाहिए। तो इस बाढ़ को एक प्रकार इसको हम लोग ईश्वर की ओर से एक वार्निंग समझ लें। इन सब गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमको एक मौका मिला है, तो इस समय एक पॉजिटिव वे में इसको लेंगे। इन सब लोगों को, गरीब लोगों को, खास करके आदिवासी लोगों का पुनर्वास हो सकता है और अच्छे ढंग से हो सकता है। सर, जैसे कि एकता परिषद अभी जैसे ही बाढ़ आई थी, जब से लगातार सहायता के लिए तत्पर रही है और आगे अभी सरकार ने जो योजना है, जो भी उसकी धनराशि की घोषणा की है, जो नुकसान की, तो आखिरकार लास्ट तक एकता परिषद की कहाँ तक लड़ाई रहेगी और आखिरकार जनता की आवाज़ को कहाँ तक एकता परिषद उठाने जाएगी? एकता परिषद का मुख्य लड़ाई क्या है? जल, जंगल, जमीन। नहीं, जैसे विनोबा भावे ने कहा कि आसमान सबका है तो ज़मीन भी सबका है। नहीं, तो सूरज भगवान सबका है, हवा सबका है, तो ये ज़मीन कैसे कुछ लोगों को हो गया, बाकी लोग भूमिहीन हो गए? तो इसलिए ज़मीन सबका है। कालांतर में ताकतवर लोगों ने ज़मीन अपने पास कर लिया, बाकी लोगों को बेदखल कर दिया। अब आप अपने सामने ही आदिवासियों को कैसे बेदखल होते हुए देख रहे हैं। गवर्नमेंट क्या है? इसी डिक्शनरी अगर आप उठा के देखेंगे, पॉलिटिक्स शब्द का मतलब है समाज को व्यवस्थित करने की कला। उसका और कोई मतलब नहीं है। चुनाव लड़ना, कुर्सी पकड़ना वगैरह उसका मतलब नहीं है। समाज को व्यवस्थित करने की कला का नाम है पॉलिटिक्स। आज के पॉलिटिकल पार्टियां इसको छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। समाज को व्यवस्थित करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बाकी सब धंधा करने के लिए उनके पास टाइम है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन के लोग सब मिलके तब अभिमान महसूस कर सकते हैं कि हम लोग इस इलाके के आदिवासियों को, गरीबों को सही ढंग से बसाया। अब डाकू समर्पण के बाद हमने वही कहा, बंदूक की हिंसा ख़त्म हो गई, लेकिन बाकी प्रकार की हिंसा तो चालू है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, बंदूक ख़त्म होने से क्या फ़ायदा है? तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि पूरे चंबल घाटी के हिंसा, वो भ्रष्टाचार हो, दमन हो, शोषण हो, उसको समाप्त करके एक नई समाज रचना में मदद करें। तो हम चाहते हैं सरकार भी उसमें साथ दें और सरकारी कर्मचारी भी उसमें साथ दें, मीडिया भी उसमें साथ दें। मिलजुल के करेगा तो संभव हो पाएगा। जैसे कि राजा साहब अभी आपने दौरा किया और उसमें जो सर्वे सरकार के द्वारा कराया गया है, तो उसमें कुछ हितग्राही ऐसे जो पात्र हितग्राही हैं वो उस सर्वे में नहीं आ पाए और जो अपात्र लोग हैं वो कई सर्वे में जुड़ चुके हैं। तो इस तरह की आपको समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में या बाढ़ पीड़ित ग्रामों में देखने को मिली होंगी। इसके लिए आप प्रशासन से किस तरह जो पात्र लोग हैं उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे? किस तरह की अभी ये विजिट पूरा होने के बाद हम लोग जिला प्रशासनों से चर्चा शुरू करेंगे। जैसे श्योपुर में हुई और श्योपुर के जिला प्रशासन ने कहा कि मिलजुल के करेंगे इस काम को। तो हम जिला प्रशासन को मदद करना चाहेंगे ताकि जो छूट गए उनका नाम इसमें जुड़ सके और सही ढंग से जुड़ सके। उसको ये न कहें कि तुम्हारा घर का 2 इंच गया तो तुम्हारा घर का 10 इंच गया, ये कहे। इस झगड़े में उलझने के बदले जैसे कोटरा गांव में जाएंगे तो करीब करीब सभी गांव गिरे हैं।
अब उसको कैटेगराइज करने के क्या मतलब, उनको सबको दोबारा बसाना ही पड़ेगा। जो घर गिरा नहीं है उसके अंदर भी कोई सो नहीं रहा, क्योंकि डर के कारण, दीवार टूटने का डर है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में क्या है कि गांव तो कोई ब्लूप्रिंट के अनुसार तो बनते नहीं, उल्टा सीधा बनता है, जैसे चाहे वैसे बनता है। तो इसको एक अवसर है ठीक से प्लानिंग करके वो परिवारों को दोबारा बसा सकें और मुआवजा सही ढंग से दे सकें, ताकि किसान खेती शुरू कर सकें, मकान ठीक से बना सकें। तो बाढ़ के पीछे सिर्फ वही कारण नहीं है, जो लोग वहाँ बसे हैं वो उसका कारण नहीं है बाढ़ का। ये जो बाढ़ आए हैं उसके लिए सब लोग जिम्मेवार हैं, जलवायु प्रदूषण के लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। तो मुझे लगता है कि अपने जिम्मेवारी को सिटीजन्स महसूस करें, सामाजिक संगठन महसूस करें, सरकार महसूस करें और इन लोगों के साथ न्याय करें। तो आपने सुना जैसे कि राया साहब का कहना है कि अभी उनका जैसे ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा पूरा हो जाएगा उसके बाद वो स्थानीय जिला प्रशासन के साथ एक बैठक कर और ज़मीनी जो हकीकत है उससे रूबरू कराएंगे। और आखिरकार एकता परिषद का हमेशा मकसद रहा है कि जल, जमीन और जंगल के लिए वो लड़ती आई है, लेकिन अब बाढ़ पीड़ितों के लिए भी वो अंतिम छोर तक लड़ती रहेगी। आखिरकार जब तक जो पात्र लोग हैं बाढ़ से, उनको जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक एकता परिषद लड़ती रहेगी। ये एकता परिषद के संस्थापक राया साहब का कहना है। तो आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। कैमरामैन विवेक श्रीवास्तव के साथ संभागीय हेड इमरान खान।